मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लेकर के आए हैं और चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत का भौतिक स्वरूप। पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें आपने जाना था कि भारत को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया गया है अर्थात यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि भारत को नेचुरली कितने हिस्से में डिवाइड किया गया है और उसके कौन कौन से वे हिस्से हैं। तो 6 फिजिकल फीचर्स, द 6 फिजिकल फीचर्स आर: नंबर 1 द हिमालयन माउंटेन्स, नंबर 2 द नॉर्दर्न प्लेन्स, नंबर 3 द पेनिनसुलर प्लेटोज, नंबर 4 द इंडियन डेजर्ट, नंबर 5 द कोस्टल प्लेन्स, नंबर 6 द आइलैंड्स। बच्चों, कुछ व्यूज के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब दिखते कैसे हैं। आपने किताबों में तो देखा है, 2 डायमेंशनल पिक्चर्स में तो देखा है, लेकिन मैं आपको 3 डायमेंशनल वीडियोस में दिखाऊंगा कि ये दिखते कैसे हैं। बच्चों, ये है द ग्रेट हिमालय का क्षेत्र जो एरियल व्यू से ऐसा दिखाई पड़ता है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। बच्चों, हिमालय का निर्माण, हिमालय को टर्शियरी एज का पर्वत माना जाता है और काफ़ी यंग और फोल्ड माउंटेन के रूप में इसे माना जाता है। ये इसका एरियल व्यू है और ये बताया जाता है कि हिमालय का निर्माण टेथिस सी से हुआ है अर्थात जब गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड एक दूसरे से करीब आ रहे थे तो इनके बीच का जो डिपॉजिट था, एलुवियल डिपॉजिट था जिसमें सेडिमेंट्स थे, पेबल्स थे, वो सब मिल करके एक साथ खड़े हुए। इसमें आप देखेंगे बच्चों कई प्रकार की नदियां भी आपको दिखाई पड़ रही होंगी। कई नदियां भी इन क्षेत्रों से बहा करती हैं ग्लेशियर्स के रूप में और ये नदियां जब मैदानी भाग में उतरती हैं तो इसमें वर्ष भर पानी रहता है। इस नदियों को हम सदा नीरा के भी नाम से जानते हैं। सदा का मतलब होता है हमेशा और नीरा का मतलब होता है जल अर्थात पानी। इन नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, इन सारी नदियों में पूरे वर्ष भर जल बना रहता है। इसलिए क्योंकि ये हिमालय के क्षेत्र से निकलती हैं जहाँ पर पूरे वर्ष भर ये क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ होता है। अब हम दूसरा हिस्सा देखेंगे बच्चों, पेनिनसुलर प्लेटोज। तो इस तरीके से पेनिनसुलर प्लेटोज दिखाई पड़ता है। इसके बाद बच्चों तीसरा हम देखेंगे द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये इंडियन डेजर्ट का पिक्चर है। हालांकि ये पिक्चर लद्दाख का है। तो 2 प्रकार के डेजर्ट भारत में पाए जाते हैं। पहला तो हॉट डेजर्ट जो राजस्थान में पाया जाता है और दूसरा कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पर टेम्परेचर जाड़े के दिन में -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि राजस्थान में 48 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसे देखेंगे, इस व्यूज़ को, इस वीडियो को आप देख करके आपको अंदाज़ा लग सकता है इस क्षेत्र का कि कैसा है ये क्षेत्र, किस तरीके से पर्वतों से घिरा है और उसके बीच में ये डेजर्ट है क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ही कम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब समुद्र के किनारे जो क्षेत्र लगा हुआ होता है, जिस पर आबादी रह सकती है और समुद्र से बिल्कुल लगा हुआ होता है, ये होता है कोस्टल प्लेन का एरिया। इस व्यू को भी आप देखेंगे, ये कोस्टल प्लेन है और ये भारत में जहाँ भी गोवा के कोस्टल प्लेन पे आप लोग घूमने गए होंगे तो गोवा में भी इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो ये कोस्टल प्लेन का एरिया है। अब ये बच्चों, ये ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, भारत में 2 तरीके के आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। जब हालांकि ये मालदीव की है तस्वीर जिसकी एरियल व्यू ली गई है, तो आप ऊपर से देखेंगे तो किस तरीके का आइलैंड दिखाई पड़ता है। ये जो चारों ओर का जो आपको एरिया बच्चों ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे जो चारों ओर का एरिया अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो दिखाई पड़ेगा आपको, तो ये इस तरीके से ये सारे आइलैंड्स हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे ये सारे आइलैंड्स हैं। ये सारे आइलैंड्स हैं। कुछ पे तो लोग रहते हैं और कुछ जो है वहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं। ये सारे के सारे ये जितने आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े आइलैंड हैं और ये यहाँ का, ये देखिए, ये यहाँ का एक मेन आइलैंड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं वीडियोस में कि कैसे आइलैंड एरियल व्यू कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। बच्चों, भारत में 2 प्रकार के ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं। पहला तो अंडमान निकोबार आइलैंड और दूसरा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कोरल आइलैंड है। जैसे मालदीव ये कोरल आइलैंड है, उसी तरीके से लक्षद्वीप का भी जो आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है जो समुद्री जीवों से बनता है। समुद्री जीवों
अर्थात पॉलिप नाम के कुछ क्रिएचर्स होते हैं, ओशन क्रिएचर्स, जो समुद्री जीव होते हैं और इनके ऊपर कैल्शियम का लेयर होता है। ये जब जीव मर जाते हैं तो वही कैल्शियम आपस में चिपकते चिपकते लाखों वर्षों में आइलैंड का शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो ये है एयरपोर्ट और इस तरीके से ये होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि इंडिया को किस तरीके से हम ज्योग्राफिकली हमने डिवाइड किया है। तो पहला आपने पढ़ा हिमालयन रीजन के बारे में। यहाँ पे देखिए द पेनिनसुलर प्लेटो रीजन नंबर 1 पर यहाँ पर द पेनिनसुलर प्लेटो को रखा गया है, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। और सेकंड यहाँ पे आता है द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, जिसमें आपने हिमालय के बारे में जाना, ये द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है। और इसके बाद आप देखेंगे द नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन, जिसमें हम लोग रहते हैं, मतलब हम लोग क्या रहते हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब का जो मैदानी हिस्सा है, जो गंगा यमुना नदियों के बीच में और घाघरा गंडक नदियों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, उसको द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर से यहाँ पर इसको देखिएगा, इसको बहुत आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया आपको जो रेड शेडेड एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डेजर्ट का एरिया है, जो अभी डेजर्ट हमने आपको दिखाया था वो लद्दाख में है, यहाँ पे इस जगह पर स्थित है, इस जगह पर। और इसके बाद में ये आपको जो ये यहाँ पे ब्लू एरिया दिखाई पड़ रहा है, ये हिमालयन रीजन है। ये हिमालयन रीजन यहाँ पर और यहाँ पर भी ये हिमालयन रीजन है इस तरीके से। और द पेनिनसुलर प्लेटो, ये एरिया आप देखेंगे ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर, ये देखिए ये एरिया आपको जितना भी दिखाई पड़ेगा, ये सारा का सारा एरिया ये पेनिनसुलर प्लेटो का एरिया कहलाता है। तो पेनिनसुलर प्लेटो भी महत्वपूर्ण है, ये एरिया जो ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखाई पड़ेगा, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट का एरिया है। अभी द कोस्टल प्लेन, ये दो कोस्टल प्लेन अभी हमने आपको वीडियोस में दिखाया था, ये कोस्टल प्लेन का एरिया है, ये कोस्टल प्लेन का एरिया है। ये कोस्टल प्लेन आप देखेंगे यहाँ पे, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और यहाँ पे ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इसको पहले पिक्चर्स और वीडियोस के माध्यम से आप देख लीजिए। और ये द इंडियन आइलैंड्स मैंने आपको बताया था कि दो हिस्से में है, ये लक्षद्वीप का आइलैंड है और यहाँ पर ये आपको बच्चों अंडमान निकोबार का आइलैंड ये दिखाई पड़ेगा, ये है अंडमान निकोबार का आइलैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बच्चों द हिमालयाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स विच स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। These mountain ranges run in a west-east direction from Indus to Brahmaputra. Himalayas cover a distance of about 2,400 km. Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. आप देखेंगे कि कश्मीर के तरफ जो हिमालय की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, 400 किलोमीटर है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश की ओर थोड़ा सा ये पतला होता गया है, 150 किलोमीटर है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हिमालयन रीजन को आप पिक्चर के तौर पर देख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हिमालय का कैसे किया गया है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई के तरीके से कैसे बांटा गया है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. The northernmost ranges known as the Inner Himalayas or the Himadri. It is most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meter. It consists of all prominent Himalayan peaks. सारे जो पिक्स हैं हिमालय के ये यहीं पे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजुंगा हो गया, K2 हो गया, ये सब यहीं पर स्थित हैं। उसके बाद हम देखेंगे the range lying to the south of Himadri forms the most rugged mountain system and is also known as Himachal or Lesser Himalaya. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meter and the average width is of 50 kilometer. This range is famous for hill stations like Kangra and Kullu Valley.
इसके बाद देखेंगे द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक. दे एक्सटेंड ओवर अ width of 10 to 50 kilometer and have an altitude varying between 900 to 1100 meter. This range is famous for dunes like देहरादून, कोतली दून एक्सेट्रा. तो बच्चों ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है हिमालय का. ये हिमालय को पिक्चराइज के तरीके से देख सकते हैं. ये एवरेस्ट की चोटी है और इसको आप पिक्चर के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं. तो एवरेस्ट आप जानते हैं कि सागर माथा भी इसे कहा जाता है, आपके बुक में दिया हुआ है. तो इसके बाद हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन. अब पश्चिम से हम पूरब की ओर कैसे बांटेंगे. द हिमालय हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज has been traditionally known as Punjab Himalayas. The part of Himalayas lying between Satluj and Kali River is known as Kumaon Himalaya. The Kali and the Tista River demarcate the Nepal Himalayas, and the Himalayas lying between Tista and the Hang River is also known as Assam Himalayas. The Himalayas, which is spread along the eastern border of India, is known as Purvanchal. तो ये हिमालय को कैटेगराइज किया गया है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में राज्यों के नाम के हिसाब से और कुछ प्रोमिनेंट जो नेचुरल फीचर्स हैं उसके हिसाब से. अभी हम आपने ये देखा कि वेस्ट टू ईस्ट जो ये हिमालय को इसको पिक्चराइज किया गया है. अब आप देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, the Indus, the Brahmaputra, the Ganga, along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years form this fertile plain. It spreads over an area of 7 lakh square kilometers. The plain being about 2,400 km long and 240 to 320 km broad is a densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a very productive part of India. बच्चों ये जो क्षेत्र है ना एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इसी क्षेत्र में निवास करती है क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर की तमाम सुविधाएं हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी सबसे ज़्यादा सही स्थिति में है. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन को अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स. ये इससे आप लोग सबसे ज़्यादा जानते भी हैं इस एरिया को क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है रहती है. अब आते हैं द पेनिनसुलर प्लेटो. द पेनिनसुलर प्लेटो इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. This plateau consists of two broad divisions, the Central Highlands and the Deccan Plateau. अब इसको दो हिस्से में बांटा गया है. द सेंट्रल हाईलैंड ऊपर की ओर है नॉर्दर्न एरिया में और सेंट्रल हाईलैंड के नीचे आपको डेक्कन प्लेटो मिलेगा. तो ये पेनिनसुलर प्लेटो को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है. अब आप आगे की ओर देखेंगे इसको पिक्चराइज करके दिखाया गया है. अब आप आगे देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो के बीच कई बार डिफरेंसेस पूछ दिया जाता है तो इसको देखेंगे. द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर covering a major area of Malwa Plateau is known as Central Highlands. The Deccan Plateau is a triangular landmass lying to the south of river Narmada. The Satpura range flanks its broad base in the north while the Mahadev, the Kamul Hills and the Maikal range form its eastern extension. तो इस तरीके से सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो के बीच में डिवीजन किया गया है. अब आप आएंगे वेस्टर्न घाट के बारे में. Western Ghat lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. The Western Ghats are higher than the Eastern Ghat. Their average elevation is 900 to 1600 meter. The Western Ghats cross
orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. The Western Ghat are known by different local names. The highest peak include Anai Modi and the Doda Beta. मैं इन क्षेत्रों में घूमने के लिए गया भी हूँ बच्चों, तो अनाई मुडी एंड डोडा बेटा इसके जो हैं हाईएस्ट पिक हैं वेस्टर्न घाट के। और वेस्टर्न घाट सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी रिसीव करता है, क्योंकि अभी आप जानते हैं जुलाई का महीना है और जो भी रेनफॉल आता है वो ऊपर की ओर जाएगा और कंडेंसेशन के बाद में इन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। अब हम आगे देखते हैं कि ईस्टर्न घाट्स आर लोअर देन वेस्टर्न घाट्स, थोड़ा सा हाइट कम होती है ईस्टर्न घाट की। द एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट इज 600 मीटर्स। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। नीलगिरी जो ऊटी का क्षेत्र है वो नीलगिरी है के अंतर्गत आता है, तो साउथ में जो नीलगिरी का क्षेत्र है वो ईस्टर्न घाट से रिलेटेड है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड dissected by river draining into the Bay of Bengal. Mahendragiri is the highest peak in the Eastern Ghats. Sevroy Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of Eastern Ghat. यहाँ पर ये दो प्रकार के सेवराय और जवाडी हिल स्थित हैं ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट को आप पिक्चर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब आते हैं द इंडियन डेजर्ट्स। The Indian deserts lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives spelling इसको सही कर लेंगे आप लोग, very low rainfall below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. Barkhans cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. थार का जो मरुस्थल है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यहाँ पे बारखन और ड्यून्स जैसी जो जियोग्राफिकल और नेचुरली यहाँ पर आपको शेप दिखाई पड़ेंगे। अब हम आते हैं आगे की ओर और ये कई सारे पिक्चर्स जिसमें आप बारखन्स वगैरह को देख सकते हैं। और आगे अब हम देखते हैं यहाँ पे भी बारखन्स और किस तरीके से वहाँ के लोग एडेप्टेशन को अपनाए हुए हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप बारखन को देख सकते हैं, आपके ज्योग्राफी के कवर पेज पर ही ये पिक्चर बनी हुई है। तो इस तरीके से वहाँ पर का जो जीवन है थोड़ा कठिन होता है। इसके बाद देखते हैं द कोस्टल प्लेन्स, जिसको अभी हमने शुरुआती दौर में वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाया था। द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of three sections. The northern part of the coast is called the Konkan. The central stretch is called the Kannada plain, while southern is referred to as the Malabar coast. The plains along the Bay of Bengal are wide and level in the northern part. It is referred to as the northern Sarkar, while the southern part is known as Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have former extensive delta on this coast. Lake Chilka is an important feature along the eastern coast. तो गोवा वगैरह यदि आप लोग घूमने गए होंगे तो द कोस्टल प्लेन्स को आप जान सकते हैं। समुद्र और वेस्टर्न घाट के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इधर बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जिसे नॉर्दर्न सरकार के रूप में भी जाना जाता है यहाँ के क्षेत्र को, जो कई प्रकार की नदियाँ जैसे महानदी, कृष्णा वगैरह नदी यहाँ पे इन क्षेत्र में बहती है। तो ये आप उसको पिक्चराइज करके देख सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स के माध्यम से आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम आगे आएंगे द आइलैंड्स। बिसाइड्स अ वास्ट मेनलैंड, इंडिया हैज आल्सो टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। The Lakshadweep Island close to the Malabar coast of Kerala is composed of small coral islands. It covers a small area of 32 square kilometer and Kavarati Island is the administrative headquarters.
This island group has great diversity of flora and fauna. The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. अब यहाँ पर ये आइलैंड फ्लोरा और फाउना से भरा हुआ है और अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये फेमस है। और कावारती जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, यहाँ का प्रशासनिक क्षेत्र है। और पर्यावरण की दृष्टि से ये आइलैंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोरल आइलैंड कहलाता है और समुद्री जीवों से ये आइलैंड बना हुआ है, उनके कैल्शियम डिपॉजिट से ये बना हुआ है। अब हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल में, ये तो अरबियन सी की बात हो रही थी, अब हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। The Andaman and Nicobar Island is located in the Bay of Bengal. They are bigger in size and are more numerous of scattered. The entire group of island is divided into two broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगल भी हैं और क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चूँकि विषुवत रेखा या इक्वेटर के बिल्कुल करीब है ये, इसलिए अंडमान निकोबार आइलैंड में इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पर पाई जाती है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड को आप लोग देख सकते हैं एक पिक्चर के माध्यम से, इसको आप समझ सकते हैं। तो बच्चों ये जो है चैप्टर का मेन हिस्सा था, जिसे मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। तो आपके धैर्य के लिए, सुनने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।